नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में, और आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरपूर मेहनत में। और इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो कल तक साथियों हम पहुंच गए थे। कल महाजनपद काल की क्लास चल रही है अपनी। तो ये 17वीं क्लास है, क्लास नंबर 17वीं है, प्राचीन भारत की। तो कल हमने जो मगध साम्राज्य का उदय के बारे में जो बताया था कि जो वो वाली तो हो ही गया था उसमें कि पांच ओर से या 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त थी और 16 महाजनपदों में से एक था। उसकी राजधानी राजगृह गिरिब्रज, बाद में जाकर पाटलिपुत्र होगी। और सीधे सीधे जो बात हुई थी, यहाँ तक हम कल पहुंचे थे, तो उसमें जो संसाधनों की उपलब्धता और जो जंगलों से जो गया और पटना के जंगलों से हाथियों की उपलब्धता, जिससे सेना में हाथियों का प्रयोग हुआ साथियों। तो वो सब हम उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो कल जब हमारे वो हुई थी, जब हमने कल की क्लास जो समाप्त की थी, उसमें साथियों मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों का जिक्र आया था। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा होती है या 16 महाजनपदों का एक सूची प्राप्त होती है। तो उन 16 महाजनपदों में भी अगर जैसे जिक्र हुआ था, तो उसमें जैसे कुरु, पांचाल और अवंती, काशी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। तो ये सब क्या है, यहाँ से क्या प्रश्न आयोग उठाता है, सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा कि जैसे एक तरफ राजधानी, एक तरफ दे देगा महाजनपद, दूसरी तरफ राजधानी, और मिलान करो या ये कौन सा विकल्प किससे हो। तो ये सब ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। या फिर सीधे दे देगा कि इस महाजनपद की राजधानी क्या थी, 4 ऑप्शन दे देगा साथियों आपको। तो उन्हीं जैसे जो 4 ऑप्शन देगा उसमें से आप खुद करना पड़ेगा, एक सही लगा देगा विकल्प में और 3 गलत होंगे। तो इससे ज्यादातर जैसे प्रश्न आयोग यहीं से उठाता है। तो ये कल मैंने आपको बताया था, तो कुछ मैंने ऐड भी करवाया था कि जो महाजनपदों की जो सूची है उसमें उनकी राजधानी और टीम से बोलकर मैंने बोला था कि इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में और इसमें ऐड कर देना। तो वो आज वहीं से प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम जैसे साथियों अगर प्रारंभ करें तो हम देखेंगे कि सबसे महाजनपदों का जैसे ही जिक्र होता है तो आप देखोगे 16 महाजनपदों का जिक्र होता है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों में भी अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और अगर जैन ग्रंथ की अगर चर्चा हो, जैसे जैन ग्रंथ, तो जैन ग्रंथ की अगर चर्चा हो तो आप लिख सकते हो भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में। तो साथियों जो 16 महाजनपदों की सूची मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में अगर आप लिखना चाहो तो एक बौद्ध ग्रंथ दूसरा भी है, महावस्तु। तो ये भी आप लिख सकते हो, उसमें भी 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है साथियों। तो आप देखोगे कि जैसे ही अगर मैं जैसे अभी मैंने कल आपको बताया था कि सीधे पूछ लेता है कि कुरु की राजधानी क्या है, कि इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की राजधानी क्या है, कि अरिच्छंद्र और कामपिल्य। ये कामपिल्य है, ये कौपिल्य नहीं है, ये कामपिल्य है। ये थोड़ी वर्तनीय शुद्धि है तो आप देखोगे। और अगर पांचाल में भी देखोगे तो पूर्वी पांचाल की अरिच्छन्न है और पश्चिमी पांचाल की कामपिल्य है। या जैसे उत्तरी दक्षिण में पांचाल को विभाजित किया है, सॉरी, पांचाल जो महाजनपद है उसको उत्तर और दक्षिण में विभाजित किया गया है। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अयछन्न है, अयछत्र नहीं अयछन्न है, ये अयछन्न है। और जो दक्षिणी पांचाल है उसकी राजधानी कामपिल्य है। तो जो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अगर वर्तमान देखा जाए तो ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला।
तो मेरठ के जो आसपास का या दिल्ली से जो सटा हुआ जो मेरठ बागपत वगैरह वाला, तो ये एरिया ये सब आ जाएगा, कुरु महाजनपद के तहत आता था। और उसके बाद जैसे ही पांचाल की होगी तो ये उत्तरी पांचाल की राजधानी हरिच्छन्न और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य। तो ये वर्तमान बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये वाला वर्तमान क्षेत्र आ जाएगा साथियों। और इससे आगे जैसे तीसरा सूरसेन मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा, मैंने कल भी आपको बताया था। तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र वर्तमान, अगर क्षेत्र की बात करें कि इसमें कौन सा क्षेत्र आता था। जैसे चौथे में आएंगे वत्स की राजधानी साकेत या श्रावस्ती। उसकी वर्तमान स्थिति का, अगर वर्तमान अवस्थिति की बात करें तो ये इलाहाबाद और बांदा, या इलाहाबाद नहीं, इसे प्रयागराज सीधे लिख सकते हो, इलाहाबाद नहीं, अब तो वर्तमान में प्रयागराज ही हो गया है। तो प्रयागराज तथा बांदा का क्षेत्र उस समय वत्स महाजनपद के तहत आता था। कौशल की राजधानी कुशीनगर या पावापुरी वो देवरिया जिला, जो वर्तमान देवरिया जिला है, वो उसमें कौशल महाजनपद के तहत आता था साथियों। तो ऐसे ही जो जैसे काशी की राजधानी वाराणसी वाला जो वर्तमान क्षेत्र है वो सब काशी महाजनपद के तहत आता था। तो आप देखोगे कि जैसे अंग की राजधानी चंपा वर्तमान भागलपुर क्षेत्र, जो भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र, वो अंग महाजनपद के तहत आता था। तो ये साथियों जो मैं आपको करवा रहा हूं, तो सीधे सीधे पूछा गया है, सीधे आपसे जो आयोग में जो पूछा गया है, वो सीधे आपसे पूछा गया है कि कुरु की राजधानी क्या है। तो 4 ऑप्शन दे दिए कि कुशीनगर, साकेत, मथुरा और इंद्रप्रस्थ। तो आपको याद होगा तभी तो आप लगाओगे। तो ये साथियों याद करना है, ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको करवाया अभी। तो इसमें क्या है, सीधे पूछ लेता है कि किसकी राजधानी, किस महाजनपद की राजधानी कौन सी है सीधे, या फिर 4 महाजनपदों के नाम दे दिए और 4 राजधानियां दे दी और उनका मिलान करो तो किस प्रकार जैसे मिलान होगा। तो साथियों ये सीधे आयोग आपसे प्रश्न उठाएगा यहीं से, क्योंकि ये जो मैं प्रीवियस ईयर जैसे ही मैंने चेक किया, प्रीवियस ईयर देखा, तो उसमें देखा क्या, उसमें यहां से ही जो महाजनपदों से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो इसी से पूछे गए हैं ज्यादातर। तो वर्तमान स्थिति से हालांकि एक ही बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है आयोग। भाई आयोग अगर जब एक बार पूछ चुका है तो पूरी संभावना है कि पूछ भी सकता है। तो इसीलिए मैंने वर्तमान अवस्थिति के जो वर्तमान स्थान है या वर्तमान जो क्षेत्र है उसको जुड़वाया टीम से बोल के साथियों। और जैसे ही अब इससे आगे आप देखोगे तो मगध की राजधानी मैंने आपको करवाई दिया कि मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, जो वर्तमान में मैंने बताया था कि दक्षिणी बिहार, पटना और गया वाला क्षेत्र। अगर बज्जी आप देखोगे कि जो बज्जी उसकी राजधानी थी वैशाली, वैसे तो वैशाली थी लेकिन मिथिला भी बोल सकते थे, जनकपुरी भी बोल देते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो वैशाली राजधानी थी, जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला क्षेत्र, जो बिहार में मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला है, वो जो क्षेत्र वर्तमान में वो बज्जी महाजनपद के तहत आता था। और बज्जी महाजनपद से ही आपको मैं बता दूं कि अभी मैंने जैसे पहले हो सकता है करवाए हो, लेकिन अभी जैसे बज्जी महाजनपद में की राजधानी वैशाली में जो लिच्छवी थे वैशाली में जो लिच्छवी गणराज्य था, उसे भारत का या विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। तो ये भी एक फैक्ट आप साथियों ध्यान रखना। चेद की राजधानी सोक्तिमती या इसे सोक्तिवती भी लिख सकते हो, सोक्तिवती भी बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। पता चला कि आप कहोगे गुरुजी आपने तो सोक्तिमती करवाया, उसमें तो सोक्तिवती दे रखा था। होते हैं ऐसे महान लोग, ऐसे महानुभाव होते हैं कि गुरुजी ती और वती में तो अंतर आ जाएगा, तो आप ये भी लिख सकते हो कि सोक्तिमती या सोक्तिवती। वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें आ जाएगा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी विराटनगर, और वर्तमान जयपुर वाला एरिया जो राजस्थान में की राजधानी जो जयपुर है वो एरिया इसमें आ जाएगा। जैसे अस्मक का जिक्र होगा तो अस्मक का एक बार और जिक्र करवाया साथियों, याद करो, ध्यान करो कि अस्मक महाजनपद का एक और जिक्र आया है। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या पाटिल, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो गोदावरी नदी घाटी या गोदावरी के किनारे एक घाटी है, गोदावरी नदी घाटी या गोदावरी घाटी में पड़ता है। अस्मक महाजनपद ही अकेला
दक्षिण भारत का, दक्षिण, या फिर आप सीधे लिख सकते हो कि दक्षिण भारत का अकेला महाजनपद, या दक्षिण भारत में अकेला महाजनपद, ये लिख सकते हो। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में अकेला महाजनपद, या दक्षिण भारत का अकेला महाजनपद है जो अस्मक है। अवंती की राजधानी मैंने आपको कराया था उज्जैनी या महिष्मती, तो उज्जैनी पूछा जाता है, पर महिष्मती भी बोला जाता था, तो अब महिष्मती भी थी, तो आप देखोगे महिष्मती। वर्तमान में देखोगे कि इसकी उपस्थिति क्या थी, इसकी उपस्थिति पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र। अब मालवा से आपको याद आएगा कि मालवा का पठार कहाँ है, तो जो मालवा का पठार जो रीजन है, ज्योग्राफी में मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि ज्योग्राफी भी जहां तक है टीम ने, अगर जैसे हमारी टीम ने अगर डिसाइड किया कि ज्योग्राफी की भी जिम्मेदारी अगर मुझे मिली, तो ज्योग्राफी में करवाऊंगा साथियों। पहले इतिहास कर लेते हैं। तो जो मालवा वाला, तो जो मालवा का पठार वर्तमान में जहां मालवा का पठार अवस्थित है, तो आप देखोगे कि जिस रीजन में मालवा का पठार है वही पश्चिमी और मध्य मालवा क्षेत्र जो वर्तमान में, वहीं पे अवंती जो महाजनपद था वो था गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान वाला जो एरिया है वर्तमान में, वो गांधार महाजनपद का क्षेत्र था। तो साथियों ये इसी से अगर जैसे अगली क्लास में हो सकता है कि अगली क्लास में मैं आपको जैसे बौद्ध धर्म का जिक्र, अगली क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि पहले बौद्ध धर्म जैन धर्म करवा के उसके बाद फिर साथियों उसको विदेशियों का आक्रमण करवाएं, क्योंकि विदेशियों के आक्रमण के बहुत लास्ट 15 या 20 मिनट की क्लास होगा टॉपिक, तो उसे सोच रहा हूँ कि ऐसे जब जैन धर्म की समाप्ति होगी या उसके बाद ही करवाऊं, तो उसमें जिक्र होगा आपको गांधार जो महाजनपद है उसका, जो तक्षशिला जो गांधार महाजनपद या गांधार जो राज्य था उसका जब जिक्र होगा, तो गांधार या तक्षशिला का जो राजा था आम्बी, उसे देशद्रोही शासक बोला जाता है, क्योंकि ये सिकंदर से मिल गया था। और जब सिकंदर से मिल गया था तो राजा पोरस को हारने का मेन कारण, या फिर सिकंदर का भारत में इतने राजाओं पर विजय प्राप्त करना या भारत के इस तरीके से प्रवेश करने का मेन कारण राजा आम्बी था, तक्षशिला का जो शासक था, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए या अपने कुछ चंद, या आप हो सकते हैं कि चंद धन संपदा के लिए या किसी भी तरीके से, किसी भी लालच में या किसी भी तरीके से एक देशद्रोही बन गया या विश्वासघाती बन गया। तो उसी की जैसे जब जिक्र होगा उसका विदेशियों के आक्रमण का, तो उसमें विस्तार से करवाऊंगा, आपको समझाऊंगा। उसी में आपको बड़ा बता तो रहा हूँ, इतिहास को इतना आसान करके बताऊंगा कि आप भी सोचोगे इतिहास इस तरीके से पढ़ा जा सकता है क्या, इतना आसान भी होता है इतिहास। तो साथियों बस आप मेरे साथ बने रहिए, और जो विद्यार्थी या जो साथी पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और लग जाइए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भरपूर मेहनत में साथियों। तो अब लास्ट जो अंतिम जो 16वां महाजनपद था हमारा कंबोज था। कंबोज की राजधानी है राजपुर या हाटक भी बोलते हैं, कहीं कहीं तो राजपुर और हाटक अवशेष लगा के। ये वर्तमान में दक्षिण पश्चिम कश्मीर और अफगानिस्तान का भाग था। जो वर्तमान में दक्षिण पश्चिम कश्मीर और जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, या उत्तर भारत का सबसे, या आप कह सकते हो कि जो हिमालय की तलहटी में, तो आप बोल सकते हो कि ये कंबोज जो था, कंबोज महाजनपद था। इससे आगे जैसे ही साथियों हम करेंगे तो आपको मैं बताऊं, कल हमने महाजनपद काल के महत्वपूर्ण आयाम कर लिए थे। महत्वपूर्ण आयाम में भी जब जिक्र हुआ था तो ये मैंने आपको करवा दिया था, जो आर्थिक वाला पहले ही मैंने साथियों आपको करवा चुका था। ये जितने भी जिक्र होते हैं कि अधिकांश शहरी बस्तियों का व्यापारिक शिल्पियों द्वारा बनाई गई व्यापार और वाणिज्य मैंने करवा ही दिया था। अधिकांश शहर नदियों के और व्यापारिक मार्गों पर अवस्थित थे, ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ। निष्क और शतमान, ये शतमान था, मैंने कल आपको लास्ट में जब क्लास का समापन किया था तो लास्ट में यही टॉपिक था। तो निष्क और शतमान नामक मुद्राएं प्रचलित हो गई। निष्क जो पहले मैंने आपको शुरुआत में करवाया था कि सोने का टुकड़ा या सोने का आभूषण था या गले का आभूषण था, वो बाद में उसने मुद्रा का रूप ले लिया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल से ही वो निष्क मुद्रा के रूप में प्रचलित हो गया। और लौह उपकरण मैंने कल करवाई था, ये सब जौ कपास, ये तो ये वाला भी हो ही गया था। तो इससे आगे जैसे ही साथियों हम बढ़ते हैं तो आता है कि जो महाजनपद काल के महत्वपूर्ण आयाम में सामाजिक व्यवस्था आती है। और सामाजिक व्यवस्था में जैसे ही साथियों जिक्र होता है तो 3 प्रकार के गांव प्राप्त होते हैं, या 3 प्रकार के गांव का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रथम प्रकार के गांव ऐसे गांव जिसमें
विभिन्न जाति एवं समुदाय के लोग एक साथ रहते थे तथा जिसके प्रमुख को भोजक कहा जाता था। हालांकि इस वाले टॉपिक से यहाँ से आयोग ने प्रश्न नहीं उठाया है साथियों, लेकिन वर्तमान जैसे अगर पिछला कुछ ट्रेंड देखो तो सोशल और कल्चर इन दो क्षेत्रों से या इन दो पहलुओं से या इन दो सेक्टर से या इन दो क्षेत्रों से ये सीधे सीधे प्रश्न उठाता है आयोग। तो इसीलिए मैं लेके आया था कि जो अगर सामाजिक व्यवस्था की अगर बात की जाए, अभी आप देखोगे इसके बाद ही कि लेखन व्यवस्था या लेखनी की मैंने आपको करवाई दिया है कि लेखनी प्रचलित हो गई या लेखन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उसमें आप देखोगे कि व्यापारिक, आर्थिक और उस तरीके से किताबों की लिखाई या पुस्तकें लिखी जाएंगी। तो यही है। तो आप देखोगे प्रथम प्रकार का जो गांव था वो ऐसे गांव जिसमें विभिन्न जाति एवं समुदाय के लोग एक साथ रहते थे तथा जिसके प्रमुख को भोजक कहा जाता था। तो ये भोजक पे आप ध्यान रखना कि भोजक पूछ सकता है कि भोजक कौन था। अगर द्वितीय प्रकार के आप देखोगे तो इसमें व्यापारी और जितने शिल्पी और ये सब रहते थे, इन्हें गांव और जो शहर के बीच की कड़ी माना जाता था या मध्य की कड़ी माना जाता था। इसमें उपशहरी क्षेत्र शामिल थे जिसमें शिल्पियों का आधिपत्य था और यह शहर एवं गांव की कड़ी थे। तो वर्तमान में आप कह सकते हो कि वर्तमान में जो टाउन एरिया होते हैं या कस्बा टाइप के होते हैं तो वो न गांव होते हैं पूरी तरीके से, न शहर पूरी तरीके से होते हैं। तो वो एक उपशहरी क्षेत्र जिसे बोला जाता है, उपशहरी क्षेत्र में उन्हें शामिल कर सकते हो साथियों। तो वर्तमान में अगर समझने के लिए थोड़ा सा, तो आप टाउन एरिया समझ सकते हो कि टाउन एरिया थे, दोनों से कनेक्ट थे। मध्य की कड़ी बोला जाता है कि ना तो वो पूरी तरीके से शहर थे और ना पूरी तरीके से गांव थे, तो उन्हें एक मध्य जो टाउन की मध्य की कड़ी जो बोला जाता है वो था। तृतीय प्रकार के जो गांव थे साथियों वो ऐसे गांव थे या जनजातियों के गांव आप बोल सकते हो, या जो शिकारी लोग मतलब जनजातीय थे कि जिनका ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा संपर्क नहीं रहता था, न तो ग्रामीण से रहता था और इसमें शहरी क्षेत्र भी डाल लो, शहरी क्षेत्रों से भी कोई संपर्क नहीं रहता था। शहरी क्षेत्रों से भी कोई संपर्क नहीं। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से ज्यादा संपर्क नहीं रहता था और इनमें शिकारी लोग रहते थे। और जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ निवास करने वाले लोगों का जीवन स्तर तुलनात्मक रूप से निम्न था। जब शिकारी लोग थे और वो गांव से ज्यादा संबंध नहीं रखते थे या गांव से बहुत कम संपर्क में रहते थे, तो साथियों जब इस तरीके से जब विकास होगा, इस तरीके से आप देखो क्रमिक विकास होता चला आ रहा है, शिल्प शहर और शहर बनते जा रहे हैं, इस तरीके से तकनीकी का विकास हो रहा है, लोहे के प्रयोग से महाजनपद और वो बन रहे हैं। तो जब शिकारी जीवन का तो तुलनात्मक रूप से तो निम्न ही होगा, क्योंकि वो कंदमूल फल खाते हों या किसी भी तरीके से पशुपालन करते हों, शिकार पर जीते हों, तो उनसे तो जब प्रॉपर कृषि होने लग गई, आप उस तरीके से देखोगे तो कृषि स्थापित हो गई और भूमि स्वामित्व की अवधारणा आ गई, शहर बस्तियां बसी, भूमि स्वामित्व और भू राजस्व कर की व्यवस्था हुई, उत्पादन में वृद्धि होने लगी, राजा कर भू राजस्व 1/6 वसूलने लगा, सटवागी बोला गया उसे। तो ये तो इनके अपेक्षा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ये तो निम्न होगी इनकी जीवन शैली। तो इससे आगे साथियों जैसे ही आप बढ़ोगे तो सामाजिक जीवन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस समय लेखन व्यवस्था शुरू हुई। जब लेखन व्यवस्था शुरू होगी तो यहाँ किताबें लिखी जाएंगी। तो 6ठी शताब्दी में ही साथियों पुराणों का लेखन होता है। और 6ठी शताब्दी के बाद जैसे ही आप आगे चलोगे तो आप देखोगे कि 6ठी शताब्दी या महाजनपद काल के तुरंत बाद आप देखोगे जैसे मौर्य काल में या गुप्त काल में जाके रामायण महाभारत भी लिखे जाते हैं। तो रामायण का जिस तरीके से, तो रामायण का लेखन अगर आप देखोगे तो वो जैसे गुप्त काल के बाद एक तो मेन जैसे वेद व्यास रामायण जैसे वो होता है, जो वाल्मीकि जी की रामायण है, सॉरी वेद व्यास तो महाभारत के बोले जाते हैं लेखक। तो आप देखोगे कि जैसे वाल्मीकि जी रामायण, उसके बाद जैसे तुलसीदास जी की रामायण की चर्चा होगी तो आप देखोगे तुलसीदास जी अकबर के समकालीन बताए जाते हैं। तो वो सब मैं मध्यकाल में करवाऊंगा, विस्तार से करवाऊंगा, आपके दिमाग में बैठा दूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अगर हिस्ट्री के बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी अगर दिमाग में थोड़ी सी भी टेंशन या चिंता या कोई शक या डाउट कुछ भी हो, साथियों निकाल दो, क्योंकि आप इस जगह आ गए हो ना, आप आगाज क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। यहाँ हिस्ट्री इतिहास को इतना आसानी से
इतना आसान तरीके से आपके सामने करवाया जाएगा कि बिल्कुल आपके दिमाग में एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा खाका बन जाएगा जिससे कि आप प्रश्न देखते ही क्लिक करोगे, प्रश्न देखते ही टिक कि ये प्रश्न अच्छा, ये तो गुरुजी ने करवाया, तुरंत टिक। तो आप इसकी फिक्र ही मत करो। इतिहास तो पूरी तरीके से आसान, आप बेफिक्र होकर इतिहास का पूरी जिम्मेदारी, पूरी टेंशन हमारे ऊपर या आगाज क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर या आगाज क्लासेस की टीम के ऊपर छोड़ दीजिए, पूरी तरीके से आसान बना देंगे। आप देखो तो सही, आप बस यहाँ फोकस रखो, जो यहाँ पे करवाएंगे इससे एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं आरओ की छोड़ो, मैं कह रहा हूँ पीसीएस लेवल का बोल रहा हूँ, यूपी पीसीएस में देख लेना, यूपी पीसीएस में बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि साथियों एक रिसर्च, ऐसा नहीं कि मैं कोई अहंकार में या एक आत्ममुग्धता में बोल रहा हूँ, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है, एक रिसर्च टीम पूरा रिसर्च करके हर 8 सोर्सों से आपकी एक नोट्स बनाए जाते हैं इस तरीके से, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर और वो सब ऐड किए जाते हैं, तो पूरी मेहनत लगती है साथियों। तो उसमें, और जब पूरी पिछला ट्रेंड देखते हैं कि पिछली कुछ सालों से ट्रेंड क्या चल रहा है और आगे क्या आने की संभावना है, पूरे योग्य और आप कह सकते हो कि मनीषी जो शिक्षक हैं उनकी टीम है, तो आप देखोगे तो अब ये इतिहास वाली जितनी भी आपके दिमाग में कुछ भी किस तरीके से अगर वो हो कि यार इतिहास कैसे पढ़ें और ये सब, तो वो सब हम पे छोड़ दीजिए। अब आपके साथ आगाज क्लासेस प्लेटफॉर्म जुड़ गया है, तो इतिहास आज समझ लो आसान हो गया। तो अब जैसे ही हम साथियों आएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि व्यापार, कर एवं सैन्य पर किताबें, तो किताबें लिखना, जब लेखन व्यवस्था शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई साथियों, तो किताबें लिखना स्वाभाविक है कि लेखन प्रक्रिया से तो किताबें लिखी जाएंगी। या आप कहोगे तो पांडुलिपियों पर जैसे ही उनका जिक्र होता है, जैसे वेद पुराण, जैसे अभी देखोगे तो भोजपत्र पे लेखन प्रक्रिया, तो ये भी सब क्या है, ये लेखन प्रक्रिया से हुई तभी तो प्रारंभ होता है। अब इसके बाद आप देखोगे वर्ण व्यवस्था में तीसरे और चौथे वर्ण, हाँ साथियों आप देखोगे कि वर्ण व्यवस्था में तीसरे चौथे वर्ण तो वैश्य और शूद्र हो गए, और वैश्य और शूद्र में भी अगर देखो जाए तो विशेषतः शूद्र वर्ग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अस्पृश्यता की भावना स्थापित हो गई थी, और जब अस्पृश्यता की भावना स्थापित हो जाएगी साथियों, तो आप देखोगे कि जो शूद्र वर्ग के लोगों को विभिन्न प्रकार की असमानताओं का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और शाही एजेंटों के द्वारा दंड दिए जाने का विधान है। अब जो दंड प्रक्रिया जो वैदिक युग से या ऋग्वैदिक काल में जो सभा देखती थी, उसे सभा नामक संस्था देखती थी या विदर्श देखती थी, उत्तर वैदिक काल आते आते राजा के हाथ में पहुंच गई। और जब उत्तर वैदिक काल से जैसे ही आप देखोगे कि जो महाजनपद काल में, तो दंड विधान भी राजा ने भी अपने एजेंट शाही एजेंटों के द्वारा दंड दिए जाने का विधान। तो साथियों आपको लगेगा जिस तरीके से क्रमिक परिवर्तन जो सिंधु सभ्यता से ऋग्वैदिक काल आए, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल से जैसे ही महाजनपद काल में, तो आप देखोगे हर प्रकार से आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर क्षेत्र में आपको परिवर्तन नजर आएगा। तो इससे आगे जैसे ही साथियों हम बढ़ते हैं, तो आप देखोगे कि महाजनपद काल में प्रशासन एवं सेना, या आप कहते हो राजनीतिक आयाम देख सकते हो। राजनीतिक आयाम में मैं आपको करवा ही चुका हूँ ज्यादातर, तो वही पॉइंट है कि जातक कथाओं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां में धार्मिक नेताओं को भूमिदान देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसीलिए ये पॉइंट डाला गया है साथियों इसमें। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना। जो पॉइंट आपको लगे, जो प्रीवियस ईयर का होगा, मैं तुरंत आपको यहाँ बताऊंगा, तो आप पूरी तरीके से उस पर फोकस कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही पूछा जाएगा। और प्रीवियस ईयर इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें प्रीवियस ईयर में यूपीएससी का प्रीवियस ईयर भी ऐड है, यूपी पीसीएस का भी ऐड है, बिहार पीसीएस का भी ऐड है, यहाँ तक कि राजस्थान पीसीएस का भी, जो लग रहा था कि हाँ राजस्थान विशेष को छोड़कर इतिहास में जो लग रहा था कि हाँ यहाँ से प्रश्न उठा सकता है, आरओ का तो प्रीवियस ईयर ऐड है ही है। तो साथियों आप बेफिक्र होकर इस प्लेटफॉर्म पर या हम पे छोड़ सकते हो। तो इतिहास की आप बिल्कुल चिंता कीजिए ही मत। इतिहास तो आसान, ये समझ लो कि हाँ आते ही इतिहास आसान हो गया, आपके दिमाग में बैठने लग जाएगा इतिहास। तो जैसे ही आप देखोगे जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व, अब जातक कथाएं क्या है, जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व, ये एक यहाँ पे सीधे जातक कथाओं में धार्मिक नेताओं को भूमिदान देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब जातक कथाएं क्या है, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं इस जातक कथाओं में,
उन्हें जातक कथाएं बोला जाता है। तो उनमें जो भूमि दान देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया, ये पूछा गया है, एक दो बार पूछ लिया गया है साथियों, इसलिए यहाँ पे पॉइंट ऐड किया गया है। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो राजा प्रशासनिक रूप से युद्ध का नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता था। तो राजा तो नेतृत्व कर ही रहा है, उत्तर वैदिक काल से ही आप देख रहे हो, उत्तर वैदिक काल से जैसे ही राजा करो, तो साथियों आप देखोगे कि राजा जो प्राथमिक रूप से युद्ध में नेतृत्वकर्ता की जो भूमिका निभाता था, तो वो उत्तर वैदिक काल से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही राजा को शक्ति प्राप्त हुई, वो नेतृत्वकर्ता के रूप में, संरक्षक के रूप में, और जो शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में पशुओं की सुरक्षा के रूप में जो गांव का प्रमुख था या कुलप या गृहपति था, वो सब अपना निभाता। तो आगे चलती, और राजा ही सबसे ऊंचा प्रशासनिक अधिकारी था, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी की जैसी बात होगी, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति की बात होती है, तो ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी था। और इनमें भी आप देखोगे तो इसे अन्य पदाधिकारियों का समर्थन प्राप्त होता था। तो ये जो सबसे ऊंचा प्रशासनिक अधिकारी साथियों मैं आपको बताऊं, तो एक पॉइंट थोड़ा यहाँ पे मिसिंग है, उसका नाम जैसे ही आप करोगे, तो जैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर दिया है टीम ने, तो सबसे ऊंचा प्रशासन अधिकारी का जैसे ही जिक्र होगा, तो आपके सामने आप देखोगे कि महामात्य करके होगा, महामात्य सबसे ऊंचा प्रशासनिक अधिकारी होगा। इसी के तहत अन्य अधिकारी पदाधिकारियों का समर्थन प्राप्त होता है इसे, और अन्य पदाधिकारियों को महामात्र बोला जाता है। और जैसे ही आप देखोगे तो कि ये मंत्री, सेना नायक, न्यायाधीश जो महामात्र एवं राजकोष के प्रमुख की भूमिका निभाता था। तो जो महामात्र था ये सब मंत्री, सेना नायक, न्यायाधीश एवं राजकोष की भूमिका निभाता था। तो ये इसका कार्य था, ये महामात्र का। ये पॉइंट थोड़ा नीचे कर दिया इन्होंने पूरा समय महामात्य का, जो महामात्र उसके थे। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे साथियों, तो आप देखोगे कि इसी में महामात्र के अलावा अन्य पदाधिकारियों को आयुक्त बोला जाता था। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं साथियों, ये वाला, ये इन्होंने टीम ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि सबसे ऊंचा जो पदाधिकारी था वो महामात्र ही बोला जाता था। ये सही है, महामात्र ही बोला जाता था, महामात्र या महामात्र। और अन्य पदाधिकारियों का इसको समर्थन प्राप्त था, ये भी है। और जिन्हें महामात्र नहीं, ये महामात्र उसको बोला जाता था, इन्हें आयुक्त बोला जाता था, आयुक्त। वही मैं कह रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ की है तो टीम ने यहाँ पे एक लाइन मिस्टेक, पर हमें तो सब पता ही है, तो इस तरीके से। तो ये महामात्र नहीं है साथियों, इसे हटा दो, महामात्र ये ऊपर हो गया, इन्हें आयुक्त बोला जाएगा। और जो महामात्र का काम था, ये मंत्री, सेना नायक और न्यायाधीश के प्रमुख की भूमिका निभाता था। कि इन सबसे जो सर्वोच्च अधिकारी था, या सबसे ऊंचा अधिकारी था, या जो सबसे ऊंचा पदाधिकारी था, वो महामात्र था। जिससे आगे आप चलोगे तो आयुक्त, मैंने अभी आपको बताया कि महामात्र के अलावा अन्य अधिकारियों को आयुक्त बोला जाता था। गांव के प्रमुख को भोजक, ग्रामणी मैंने आपको करवाई था, या ग्रामिका, या हटा दो, ये या थोड़ा इसमें, या ग्रामिका कहा जाता था। इस समय स्थायी एवं बड़ी सेनाएं होती थी साथियों। तो सब सेनाएं तो मैंने आपको बता ही दिया, जब लोहे का प्रयोग होगा उस तरीके से, वो जब लोहे के प्रयोग जब होने लगेगा, और मैंने बताया था क्रमिक परिवर्तन जैसे हुआ, हथियार बने, और जब हाथी भी प्राप्त होने लगे जंगलों से, गया और पटना के जंगलों से। ये मगध की जब चर्चा हो रही है, मगध के आयाम की चर्चा हो रही है, तो सीधी सीधी बात है कि सैन्य व्यवस्था में इस तरीके से तकनीकी का प्रयोग होने लगा। तो आप देखोगे स्थायी एवं बड़ी सेना, और स्थायी सेना मैंने आपको बताया था इससे पहले, उत्तर वैदिक काल के बाद जैसे ही लोहे के प्रयोग के जो मैंने परिवर्तन करवाए थे, तो आप देखोगे कि स्थायी सेना या वेतनभोगी सेना, जब वंशवादी या रंग आधारित जो नौकरशाही या वंशवादी नौकरशाही का, जैसे ही नौकरशाही का मतलब समाप्त हुई, उसके बाद ही जब राजकोष में वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि के बाद, जैसे ही मैंने आपको क्रमिक करवाया स्टेप बाय स्टेप, जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो राजकोष में जो राजस्व प्राप्त होगा, 1/6 राजस्व लिया जाता था, सटभागी बोला गया राजा को। जब राजा पे राजस्व प्राप्त हो रहा है, तो उसने वेतनभोगी जो वंशवादी या जो वंश आधारित जो सेनाएं या वंश आधारित जो उसने नौकरशाही रखी थी, उसे कम करके या उसे मतलब समाप्त करके उसने वेतनभोगी सेना प्रारंभ की थी। और जब वेतनभोगी सेना प्रारंभ होगी तो स्थायी सेना हो गई।
अब स्थायी सेना प्राप्त होगी तो बड़ी सेनाएं भी होती थी। और जैसे ही साथियों हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जैसे ही वंश स्टार्ट हो जाएंगे। 544 ईस्वी में जो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार करेगा। और अगर हर्यक वंश का अगर देखा जाए तो मगध की सबसे लास्ट वंश देखो तो अंतिम वंश जो बुद्ध के समय से जो अंतिम वंश था वो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। और जरासंध को ही अपदस्थ करके जो बिंबिसार है 544 ईस्वी में हर्यक वंश की स्थापना करेगा। तो साथियों ये आपको समझना। और हर्यक वंश को ही मैंने आपको कल करवाया था कि पितंता वंश भी कहा जाता है। संस्थापक हर्यक वंश का बिंबिसार था 544 से 412 ईसा पूर्व। और राजधानी राजगृह थी, गिरिब्रज थी। उसके बाद लास्ट में जब मगध साम्राज्य अब उदयन आएगा तो फिर उस अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाएगा। तो अब चलते हैं बिंबिसार में। बिंबिसार की मैंने आपको बार बार जिक्र किया कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बिंबिसार जब हर्यक वंश का संस्थापक था तो उसने जैसे ही बिंबिसार की चर्चा हुई तो मैंने बताया था 544 ईस्वी में इसने हर्यक वंश की स्थापना की और राजगद्दी में प्राप्त करी। और 492 ईसा पूर्व तक रहा था। बौद्ध धर्म का मतानुयायी था, ये मैं आपको करवा ही चुका हूं। बौद्ध धर्म का मतानुयायी था या बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव था तो बौद्ध धर्म का मतानुयायी था। साथियों जैसे ही आप बढ़ोगे तो प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, ये पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया है। साथियों इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रथम भारतीय जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। इसके बाद जैसे ही दूसरा पॉइंट आता है कि राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहले जो मगध महाजनपद की जो राजधानी बनाई गई थी हर्यक वंश के द्वारा, तो वो इसने बिंबिसार ने बनाई थी। राजगृह का निर्माण किया, पहले राजधानी स्थापित की, उसे अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद जैसे ही आप देखोगे तो प्रथम शक्तिशाली शासक था। और जब प्रथम शक्तिशाली शासक हो गया तो मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो ये अभी जब संस्थापक यही है, जब इसने आप देखोगे तो ये सब मैंने आपको लोहे के प्रयोग के बाद जैसे ही आपको समझा दिया था इस तरीके से। जैसे ही आप देखोगे कि 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभाली। ये भी एक थोड़ा पॉइंट वो उसके लिए बता दिया कि समझ में आने के लिए पॉइंट वैसे पूछा नहीं गया आज तक ये वाला पॉइंट। जैसे ही आप नीचे आओगे कि 52 वर्ष तक शासन किया, ये एक बार पूछा गया ये वाला पॉइंट। अन्य नाम श्रेणिक था, ये कई बार पूछा गया है। जैन साहित्यों में जिसकी चर्चा होती है इसका अन्य नाम श्रेणिक था। ये वाला 3-4 बार पूछा गया है साथियों, तो इस पर आप फोकस करना। ये जैसे ही आप देखोगे कि बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। इसका एक यही विजयी, अगर आप बात करोगे कि विजय या एक युद्ध की अगर चर्चा होती है इसमें बिंबिसार के शासनकाल में, तो ये एक यही है कि उसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। और अंग राज्य को जैसे ही मगध में मिलाया तो उसका प्रशासक इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को नियुक्त किया साथियों। तो इसमें हाँ ये दे तो रखा है नीचे पॉइंट कि उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहीं का शासक नियुक्त किया या प्रशासक नियुक्त किया। जैसे ही आप साथियों नीचे बढ़ोगे तो महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा इसने बिंबिसार ने। और एक जिक्र होता है जो कई बार जो लास्ट में पॉइंट दे रखा है साथियों, ये कई बार पूछा गया है कि जैसे ही आप देखोगे कि इसने जब अवंती के राजा चंड प्रद्योत, उसका पूरा नाम था चंड प्रद्योत, जब वो पांडुरोग यानी पीलिया से पीड़ित था तो इसने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा। और जब किसी के जो रोग से पीड़ित है और असाध्य रोग बोला जाता था उस टाइम, जब वो पांडु रोग से पीड़ित था, जब इसने जो बिंबिसार ने उसके इलाज के लिए अपने सबसे अच्छे राजवैद्य जीवक को भेजा साथियों। तो आप देखोगे कि जीवक इसका इलाज करेगा चंड प्रद्योत का। जब उसका अवंती के राजा का जब जीवक इलाज करेगा और उसे पूरी तरीके से स्वस्थ कर देगा तो वो उसका मित्र राष्ट्र नहीं हो जाएगा। तो बिंबिसार का आप देखोगे कि मित्र राष्ट्र इस तरीके से विस्तार अपने साम्राज्य का विस्तार किया या अपने महाजनपद का विस्तार किया। जैसे ही आप देखोगे तो वैवाहिक संबंध की जिक्र होंगे। बिंबिसार के वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया साथियों। तो आप देखोगे कि जिस तरीके से परिवर्तन आएगा तो बिंबिसार अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लेगा। और वैवाहिक संबंध भी इसने 3 आसपास के महाजनपदों से जो शक्तिशाली महाजन से शादियां की, मैंने कई बार आपको बताया, तो आप देख लो साथियों इसमें कि कौशल से नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से इसने शादी की। दहेज के रूप में काशी प्रांत प्राप्त हुआ जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। तो आप देखो आर्थिक भी मजबूत हुआ और जब मित्र राष्ट्र बन जाएगा तो सैन्य शक्ति भी मजबूत होगी साथियों। ऐसे ही आप देखोगे कि वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से इसका विवाह हुआ, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ।
तो अजातशत्रु की माँ चेलन्ना थी, जो वैशाली के चेटक की पुत्री थी। मद्र नरेश, मद्र नरेश या मद्र देश, आधुनिक जो पंजाब है, उसकी राजकुमारी से इसका विवाह हुआ। बिंबिसार, और आप देखोगे वैवाहिक संबंध के बाद, अब इसके बाद जैसे ही आप पॉइंट देखोगे कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा साथियों। तो आप देखोगे कि इसीलिए इसे पितृहंता बोला जाता है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन कर देगा साथियों। तो इसी तरीके से, और आप सोच देखोगे कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोला जाता है साथियों। तो इससे आगे अजातशत्रु और अभी उदयन और वो रह गए, तो 10 मिनट का और इस रह गया होगा। तो कल की क्लास में 10 मिनट इसके बाद फिर बौद्ध धर्म प्रारंभ करेंगे। तो कल की क्लास बौद्ध धर्म पर रहेगी साथियों। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप देखोगे जैसे ही कल की क्लास का जैसे ही आप जिक्र होगा साथियों, तो कल हम बौद्ध धर्म की क्लास जहाँ तक है बौद्ध धर्म प्रारंभ करेंगे। ये बस 2 शासक रह गए, उसके बाद शेषनाग वंश के 2 शासक हैं, और घनानंद नंद वंश के 2 है, महापद्म नंद और घनानंद। तो लास्ट 10 या 15 मिनट का लगभग रह गया है। तो 10 या 15 मिनट में सोचा था आज पूरा कवर करवा दूं, लेकिन आज कुछ तकनीकी खामियों की वजह से क्लास थोड़ा लेट प्रारंभ हो पाई साथियों, जिससे आज नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, कल की क्लास में कर लेंगे, 10 मिनट में क्या जा रहा है। तो कल बौद्ध धर्म की क्लास प्रारंभ करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद साथ बने रहने के लिए साथियों। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद,